बाकी रिकॉर्डिंग ऑन है, इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो okay. So let's start our today's session with vulnerability research part or vulnerability assessment part. So first tell me, what is vulnerability? Sir, weakness of the system. Okay, and what is zero day? Sorry, sir. I don't have any idea. 0 day. Anyone else? What is the difference between zero day and vulnerability? इंफॉर्मेशन नहीं होना। इंफॉर्मेशन नहीं होना। हाँ। तो अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। वल्नरेबिलिटी और जीरो डे में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर किसी सिक्योरिटी फ्लॉ के लिए आपको सिक्योरिटी अपडेट्स अवेलेबल है उस चीज के लिए, सपोज विंडोज 7 यूज कर रहे हो आप, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी थी, उसके लिए आपके पास सिक्योरिटी अपडेट्स है जो कि कंपनी ने विंडोज 8 या फिर उसके फर्दर आगे जो वर्जन रिलीज किए उनमें दिए हैं। मतलब क्या है, विंडोज 7 में जो वल्नरेबिलिटी थी उसके लिए आपके पास सिक्योरिटी अपडेट्स अवेलेबल है, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो अपने तरफ से, राइट? उसको हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी सिंपल। इफ यू हैव सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर द फ्लॉ, वी कॉल इट वल्नरेबिलिटी। अगर फ्लॉ के लिए फिर जो कमी मिली आपको, उसके थ्रू आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास कोई सिक्योरिटी अपडेट्स रिलीज नहीं की अभी तक कंपनी ने, एंड वी कॉल इट अ जीरो डे। क्लियर है? Yes, sir. अगर फ्लो के लिए आपके पास सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, देन वी कॉल इट अ वल्नरेबिलिटी। अगर उसके लिए फ्लो के लिए बस कोई अपडेट नहीं है, सिक्योरिटी अपडेट्स, देन वी कॉल इट अ जीरो डे, राइट? Yes, sir. Right, sir. जब भी कोई जीरो डे को वल्नरेबिलिटी को कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। कोई नई वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई, उसके लिए कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं है, वी कॉल इट अ जीरो डे। जब उसके लिए सिक्योरिटी अपडेट्स आ जाएंगे तो तब वो जीरो डे से कन्वर्ट हो जाएगा वल्नरेबिलिटी के अंदर, राइट? कि पहले वो जीरो डे था, उसके लिए हमारे पास कोई सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं थे, और उसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, तो वो जीरो डे नहीं रहेगा, एक वल्नरेबिलिटी बोलेंगे फिर उसको हम, राइट? So in this phase, in vulnerability assessment phase, we will examine and discover the vulnerabilities inside any machine, inside any server, inside any web application, mobile application, any kind of thing. But for today, we will be more focused on websites. हम वेबसाइट्स के ऊपर वल्नरेबिलिटी फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनर्स। जो स्कैनर्स आते हैं हमारे पास, उनसे ऑटोमेट करेंगे हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पार्ट को, राइट? बिफोर फाइंडिंग वल्नरेबिलिटी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द वल्नरेबिलिटी। जो असेसमेंट पार्ट हम करेंगे उसका प्रॉपर एक लाइफ साइकिल होता है, पहले वो समझ लेते हैं। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट विद द डिस्कवरी, लाइक फाइंडिंग अ फ्लॉ। तो वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना और डिस्कवर करना, वो हमारा फर्स्ट फेज रहता है इन लाइफ साइकिल। देन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अ वल्नरेबिलिटी, वी हैव टू प्रायोरिटाइज इट। हम वल्नरेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कि उसका इम्पैक्ट कितना हार्मफुल होगा कंपनी के ऊपर। कोई सिंपल वल्नरेबिलिटी है या फिर वो कॉम्प्लेक्स है जिसके थ्रू पूरी कंपनी या फिर पूरा सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर सिंपल थोड़ा सा डेटा कहीं पे ब्रीच हो रहा है तो हो सकता है वो इतनी हार्मफुल, इतना इम्पैक्टफुल ना हो, बट अगर पूरा सर्वर ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वही उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, राइट? तो हम वल्नरेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं उसके इम्पैक्ट को लेके। हम इम्पैक्ट किस चीज से दिखाते हैं, वो होता है हमारा CVSS स्कोर, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। इसके दो वर्जन आते हैं। फर्स्ट वन इज वर्जन 2.0 एंड सेकंड वन इज वर्जन 3.0, जो अभी हम यूज करते हैं जनरली, राइट? CVSS 1 हम जनरली अब यूज नहीं करते, हम जनरली 2.0 और 3.0 ही यूज करते हैं, ये दोनों, राइट? Yes. तो लेट्स सी 2.0 में और 3.0 में डिफरेंस क्या है। 2.0 अब भी कभी कभी यूज होता है, बट जनरली ज्यादातर जगह पे आपको 3.0 ही इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। इन द CVSS 2.0 बस 3 कैटेगरी थी इम्पैक्ट को डिफाइन करने की, कितना हार्मफुल इम्पैक्ट होगा वल्नरेबिलिटी का। फर्स्ट वन इज, हम CVSS में नंबर्स डिफाइन करते हैं फ्रॉम 0 to 10, हायर द नंबर हायर द इम्पैक्ट, तो क्रिटिकल द वल्नरेबिलिटी। नंबर जितना हाई होगा
तो उसका इम्पैक्ट उतना ही हार्मफुल होगा कंपनी के लिए, राइट। तो CVSS 2.0 में हमारी 3 कैटेगरी थी। फर्स्ट वन इज लो, जिसका स्कोर था 0 से 3.9 तक। सेकंड वन इज मीडियम, 4.0 से 6.9, हाई 7 to 10. But in CVSS 3.0 we have 5 categories. First one is none. None means it is a vulnerability but it is not impactful. मतलब फ्लो तो है लेकिन उसका कोई खास हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, राइट। सेकंड वन इज वी हैव लो। लो मींस उसका इम्पैक्ट काफी हद तक काफी कम है, वो एक कॉमन यूजर को या फिर स्पेसिफिक सिस्टम को ही इम्पैक्ट कर पाएगा, स्पेसिफिक सिस्टम के लिए ही हार्मफुल है वो, तो उसका इम्पैक्ट इतना हार्मफुल नहीं है कंपनी के लिए या फिर किसी भी यूजर के, राइट। तो उसको हम लो में सेट करते हैं। देन वी हैव मीडियम। मीडियम की रेंज 4.0 से 6.9 की है। देन वी हैव हाई 7 to 8.9। देन वी हैव क्रिटिकल फ्रॉम 9 to 10, राइट। अगर आपने कभी बग बाउंटी के बारे में सुना हो कुछ, लाइक व्हाट इज बग बाउंटी, एनी आइडिया? तो वेबसाइट्स में कमियां ढूंढ के सर उसका सुना है जो सर। बाउंड्रीज मिलती हैं। या एग्जैक्टली। आपको बाउंटीज किस बिहाफ पे मिलती है? आपने कोई बग फाउंड किया, ओके, तो बग तो कुछ भी हो सकता है, तो उसकी बाउंटी की रेंज किस चीज के ऊपर डिफाइन होती है? तो ये बग क्राउड हो गया, हैकर वन हो गया, तो इन पे तो मतलब डॉलर में दिए होते हैं कि $100, $50, $500। हाँ, तो मतलब जो अमाउंट आपको मिलेगी वो किस बिहाफ पे डिसाइड होगी, कितनी अमाउंट देनी है, ये सब होता है स्कोर के डिपेंडेंट। जो इम्पैक्ट होगा वल्नरेबिलिटी का, जो फ्लो आपने ढूंढा है उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा। यहाँ पे दिख रहे हैं प्रायोरिटी P1, P2, P3 एंड P4। तो मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँ, इस प्रोग्राम के लिए नहीं आई थिंक, बट सिंपल P1, P2, P3 भी समझ लोगे तो भी काफी है। तो कोई और ही खोल लेता हूँ मैं, तो अभी लिस्ट बेटर खोल लेते हैं। स्क्रॉल डाउन, या यहाँ पे दिख रहा है P1, P2, P3 एंड P4। नन के लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, सिंपल उसको इन्फॉर्मेशन बोल के वो क्लोज कर देते हैं रिपोर्ट को। बट अगर आपकी वल्नरेबिलिटी जो आपने फाइंड किया है, जो रिपोर्ट आपने सबमिट किया, उसको वो अगर लॉ में कैटेगराइज करते हैं, जिसका सीवीएसएस स्कोर कितना होना चाहिए, बिटवीन 0.1 to 3.9, तो उसका इम्पैक्ट है, सीवीएसएस स्कोर है, तो आपको इस रेंज की बाउंटी मिलती है, राइट। अगर वो मीडियम है तो आपको इस रेंज की बाउंटी मिलती है, अगर हाई है तो इस रेंज की बाउंटी मिलती है, या फिर क्रिटिकल है तो आपको इस रेंज की बाउंटी मिलती है। तो बाउंटी जो होती है वो डिपेंडेंट है आपकी क्रिटिकलिटी के ऊपर। आपने जो फ्लो फाइंड किया है उसका इम्पैक्ट कितना हाई होगा सिस्टम के ऊपर, सर्वर के ऊपर, फिर कंपनी के ऊपर, राइट। ऑन द बिहाफ ऑफ सीवीएसएस स्कोर आपको बाउंटीज भी मिलती है। क्लियर है? यस सर। So coming back to the life cycle part, we have found the we have discovered a vulnerability, हमने उसको प्रायोरिटाइज कर दिया। अब प्रायोरिटाइज करने के बाद हम उसको एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। हमें जब कोई फ्लॉ मिला है तो हमें रिपोर्ट भी तो करना है उसको, राइट। रिपोर्ट में क्या होता है, सपोज आपने फाउंड किया या फिर किसी कंपनी के इनसाइडर बंदे ने ही फाइंड किया वल्नरेबिलिटी को, तो रिपोर्ट तैयार की जाती है एक प्रॉपर, एक्चुअल वल्नरेबिलिटी क्या थी, उसके रिप्रोड्यूस करने के स्टेप्स क्या हैं, कि अगर कोई वेरीफाई करना चाहे कि वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कि ऐसा हो कि फेक रिपोर्ट दे दी हो किसी ने, तो उसको वल्नरेबिलिटी को रिप्रोड्यूस करने के, फिर फ्लो को रिप्रोड्यूस करने के तरीके क्या है, फिर बग को रिप्रोड्यूस करने के तरीके क्या है दोबारा, उसका इम्पैक्ट कितना हाई होगा, राइट। उसके लिए कौन कौन से सिक्योरिटी अपडेट्स को लगा सकते हैं, फिर उसको कहाँ कहाँ पे किस किस यूजर पे उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाती है कि फ्लो क्या था, उसके रिपोर्ट के दोबारा प्रोड्यूस करने के स्टेप्स हो गए, राइट। किस चीज पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट के लिए कितना हार्मफुल है, उसका सिर्फ स्कोर भी उसी के अंदर आता है रिपोर्ट के अंदर, ये इतना क्रिटिकल है, ये मीडियम में आता है, लो में आता है, क्रिटिकल में आता है, उसका सिर्फ स्कोर हो गया, उसका CWE नंबर हो गया, राइट। अगर मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो उसके बारे में बताओ कि कौन सी चीज मिसकॉन्फ़िगर्ड है, एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करते हैं आफ्टर प्रायोरिटाइजेशन। अब ठीक है, आपने रिपोर्ट बना दी, सबमिट कर दी। अब कंपनी क्या करती है, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस ढूंढती है। हमें इसके लिए सिक्योरिटी अपडेट्स देने होंगे यूजर्स को, अगर कोई सॉफ्टवेयर है सपोज,
अगर हम यहाँ पे फायरफॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कोई फ्लो ढूंढा फायरफॉक्स के अंदर, ठीक है, आपने उसको प्रायोरिटाइज किया कि कितना क्रिटिकल फ्लो है ऑन द बेस ऑफ CWE। CWE याद है? यस सर। हाँ, कॉमन वेक्यूस नंबरेशन। हर CWE नंबर के लिए एक सेट CVSS स्कोर है हमारे पास। कि अगर CWE आपकी ये है तो उसके लिए प्री सेट वैल्यू है हमारे पास, और देयर आर टोटल 916 वीकनेसेस। तो अगर देखा जाए तो देख लेते हैं लगे हाथ। CWE टॉप 25 एंड इन पर्पस यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। तो CVSS स्कोर किस बेस पे डिफाइन होता है, मतलब किस किस चीज को इम्पैक्ट कर रहा है? क्या ये ट्राइड याद है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, क्या ये ट्राइड? आपने जो फ्लो ढूंढा है, अगर वो सिंपल इन तीनों में से किसी एक पे इफेक्ट कर रहा है तो वो आपकी लो या फिर मीडियम में आती है। अगर वो तीनों पे ही इफेक्ट डाल रहा है, अगर तीनों ही चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है उसका फ्लो का, तो क्रिटिकल में आएगी। तो कौन सी चीज इनमें से इफेक्ट पड़ेगा, किस चीज के ऊपर आपका उसका इम्पैक्ट है वल्नरेबिलिटी का, उसके बेस पे आपका CVSS स्कोर डिफाइन होता है, राइट? बात वही है, मतलब इम्पैक्ट कितना हार्मफुल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको CVSS स्कोर मिलता है। और हर CWE के लिए वी हैव अ स्पेसिफाइड CVSS स्कोर। तो लेट मी चेक यहाँ पे है या नहीं है, अदरवाइज हम लोग यहाँ देख सकते हैं NVD GOV पे। अभी कोई भी ओपन कर लो, यू हैव वैल्यूज हियर, दिख रहा है और 3.1 एंड 3.1 के लिए ही है। तो CWE क्या था? क्लियर टेक्स्ट स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसके लिए आपकी CVWE वैल्यू क्या है? 6.5 और 7.7, और वर्जन 2 में 4.0, राइट? तो हर CWE के लिए एक सेट CVSS स्कोर है हमारे पास। तो आफ्टर रिपोर्ट कंपनी उसके लिए सिक्योरिटी अपडेट्स रिलीज करती है कि कौन कौन से सिक्योरिटी अपडेट्स हमें इंप्लीमेंट करने हैं क्लाइंट साइड पे या फिर सर्वर साइड पे, डिपेंडिंग ऑन द वल्नरेबिलिटी की वल्नरेबिलिटी मिली क्या है आपको, किस चीज पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज रिलीज करती है कंपनीज। आफ्टर द रेमेडीज उनको रिलीज कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कंपनीज वेरीफाई करती हैं कि हमने जो सिक्योरिटी अपडेट्स दिए हैं उसके बाद भी ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, वेरीफाई कर लिया, अब उसको प्रॉपर मॉनिटर भी करेंगे कि ऐसा नहीं है कि दोबारा से कोई इस टाइप की वल्नरेबिलिटी आ जाए जल्दी से। प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है, राइट? ये कुछ पेजेस थे ऑफ वल्नरेबिलिटी लाइफ साइकिल। फर्स्ट वन इज डिस्कवरी, आइडेंटिफाई द फ्लॉ, then prioritize the flow, create a or generate a proper report for the vulnerability, implement implement security updates, verify the updates, verify the implementation of the security updates, and monitor the system, right? Then we have CVSS score कि आपकी जो फ्लो मिला है, आपको जो वल्नरेबिलिटी मिली है उसका इम्पैक्ट कितना हार्मफुल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको CVSS स्कोर मिलता है फ्रॉम 0 to 10। हायर द वैल्यू, critical the vulnerability, right? Then we have two other things. The first one is CVE. You know what is CVE? बताइए CVE क्या होता है? No, sir. No, sir. CVE नहीं पता? ओके, मैं आपको पहले बहुत बार बताया है CVE क्या होता है। ऑल राइट है, एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, एक्सप्लॉइट DB, राइट? आपको जब भी कोई फ्लो मिलता है, ओके, तो अभी के लिए एक फ्लो ढूंढ रहा हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मिनट।
यहीं देख लेते हैं। तो सपोज कोई वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर था, कोई भी सॉफ्टवेयर लगा लो, जूम का ही सॉफ्टवेयर लगा लो। सपोज यू हैव अ सॉफ्टवेयर फॉर द जूम मीटिंग्स, राइट? आपने ये डाउनलोड किया और आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई सिक्योरिटी फ्लॉ मिला जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर पा रहे थे, ठीक है? तो जो फ्लो मिला है, जो कि ऑथेंटिकेशन बाईपास है, फ्लो को हम बोलते हैं CWE। जो ऑथेंटिकेशन बाईपास है, वी कॉल इट CWE। ये एक्चुअल में वीकनेस क्या थी, राइट? बट वीकनेस थी किसके लिए और कब फाइंड आउट हुई, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ CVE नंबर। कि वीकनेस कब मिली और किस एप्लीकेशन के लिए थी, हम वो आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ CVE नंबर। और एक्चुअल में वीकनेस क्या थी वो हम पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ CWE नंबर। क्लियर है? Yes, sir. Difference between CVE and CWE, the weakness and the vulnerability, सर right? Yes, जैसे जो हमारे CEH के मॉड्यूल्स हैं, yes. तो मतलब कितने मॉड्यूल्स कवर करने के बाद हम मतलब बग बाउंटी स्टार्ट कर सकते हैं हैकर वन या बग क्राउड पे? बग बाउंटीज आप जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हैं। एनी क्वेरी इन CVE एंड CWE, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? CVE क्या होता है और CWE क्या होता है? यस सर। Yes, sir. देन मैंने कुछ वेबसाइट्स मेंशन किए हैं जहाँ पे आप CVEs आइडेंटिफाई कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज nvt.nisp.gov, जो कि ये रही आपकी। सेकेंड वन वी हैव exploitdb, जिससे आप अच्छी तरह फेमिलियर हो। थर्ड वन वी हैव इज CVE मित्र। ये तीनों बहुत सही प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप CVEs आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? CVE मित्र, exploitdb and nvt.nist.gov, right? Then after this CVE and CWE we have some scanners, बट पहले देखते हैं कि स्कैनर्स क्या क्या कर सकते हैं, राइट? स्कैनर्स आर जस्ट सॉफ्टवेयर्स जो कि स्पेसिफिकली फ्लॉज आइडेंटिफाई करने के लिए डेवलप किए गए थे। पर स्कैनर से कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि जो एक्चुअल कोड लिखा गया है सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है, उनके फर्दर ये कोई काम नहीं कर सकते। सिर्फ वहीं तक जो स्क्रिप्ट लिखी गई है सिर्फ उन्हें ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं फ्लॉज को ढूंढ सकते हैं। इनकेस कोई नया फ्लो आता है, कोई नई वल्नरेबिलिटी आती है मार्केट में, तो आपको उसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। स्कैनर्स की लिमिटेशंस भी हैं और प्लस पॉइंट्स भी हैं कि ऑटोमेट कर देते हैं स्कैनिंग पार्ट को, राइट? तो लेट्स सी कि क्या क्या चीजें ढूंढ सकते हैं स्कैनर्स आपके। द फर्स्ट थिंग वी हैव इज OS डिटेक्शन पार्ट। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है बैकग्राउंड पे, फिर सर्वर साइड पे, विक्टिम के साइड पे। सेकंड वन वी हैव एप्लीकेशंस इंस्टॉल। हमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है। ऑन द बिहाफ ऑफ द सर्विस वर्जन और द पोर्ट नंबर्स यू कैन आइडेंटिफाई द एप्लीकेशंस, राइट? आपके स्कैनर्स अकाउंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके वीक पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो बस अगर ब्रूट फोर्स करने की कैपेबिलिटी है तो, राइट? मिसिंग पैचेस, कोई पुराना वर्जन यूज करे किसी सॉफ्टवेयर का, तो ये उस चीज के लिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस चीज को। एंड दे कैन आइडेंटिफाई मिसकॉन्फ़िगर्ड और वीकली कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइसेस फॉर द रिस्की पोर्ट्स, राइट? तो कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपके जो स्कैनर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आफ्टर दिस थिंग वी हैव सम स्कैनर्स जो कि हम ट्राई करेंगे आज। फर्स्ट वन वी हैव इज Nmap। Nmap से फेमिलियर हो? यस सर। अरे भैया Nmap से फेमिलियर तो होना। यस सर। ऑल गुड देन। Other than Nmap, we have three other scanners. First one is Nessus, second one is Qualys, third one is Crash Test.
अभी के लिए हम देख लेते हैं कि इन्हें कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये काफ़ी टाइम लेते हैं इंस्टॉलेशन में। इनको रजिस्टर करने के लिए मैं टेम्प मेल्स यूज़ करूँगा, नेसस, क्वालिस, क्रैश टेस्ट, ऑफिशियल साइट्स, nmap की स्क्रिप्ट्स याद है? मैंने आपको स्क्रिप्ट बताई थी, that we have some scripts for the nmap. अभी याद नहीं है सर, लेकिन ये यूज करेंगे सर डेली प्रैक्टिस करने कैटेगरीज तो याद होंगी, हमने कैटेगरीज देखी थी, कुछ कॉमन कैटेगरीज थी nmap की। उसकी वेबसाइट पे एनमैप की। हाँ, ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव अवर नेसेस पेज, इसे डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। तो फॉर रजिस्ट्रेशन मैं टेम्प मेल्स यूज कर रहा हूँ अपनी ऑफिशियल आईडीज देने की जगह। ये टेम्पल क्या होता है? आपको टेम्परेरी ईमेल एड्रेस मिलता है, ओके। तो हर जगह अपना ऑफिशियल एड्रेस देने की जगह ही नहीं यूज करो, राइट। डाउनलोड द नेसेस। इन केस ऑफ नेसेस आपको एक्टिवेशन कोड मिलता है फॉर दिस नेसेस एसेंशियल्स। आपको दिखाऊंगा कि एसेंशियल्स क्या है इसके। इसके डिफरेंट वर्जन्स आते हैं नेसेस के, एंड वन ऑफ देम इज एसेंशियल्स, राइट। और ये आपका एक्टिवेशन कोड है, आपका लाइसेंस की है। अभी आपसे पूछा कि आप किस टाइप की फाइल डाउनलोड करनी है, फिर आपका जो बैकग्राउंड पे कौन सा ओएस यूज कर रहे हो आप, डेबियन है या फिर हमें चाहिए exe फाइल इसकी। तो यू कैन सर्च ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। विंडोज 7, 8 और 10 ये मेरी फाइल है। टाइम लेगा, तब तक के लिए इसको देख लेते हैं, क्वालिस को, इसे भी ट्राई करेंगे। आई एम गोइंग विद द क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्योंकि डाउनलोड नहीं कर रहा मैं इसको अभी के लिए, तो 60 डेज का ट्रायल ही मिलता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ही ट्राई करेंगे इसको हम अभी के लिए। सेम रजिस्ट्रेशन पार्ट, नेम ABC, DEF, वर्किंग ईमेल टेम्परेरी, अकाउंट का नाम, कंपनी का नाम कोकोयो, जो कि मेरा है, यहाँ से उठाया है मैंने जस्ट। ऑलरेडी हैव अकाउंट, नो एंड नेक्स्ट। कोकोई जॉब से टाइटल वेबसाइट वगैरह है सी, क्या? क्या? कोकोई को मतलब मेल सर्विस है क्या कोई? कोकोयो। कोकोयो कोई वेबसाइट होगी। ओके ओके। फोन नंबर एंड कंट्री, कुछ भी दे सकते हो आप। क्रिएट अकाउंट। अब जब कहीं पर रजिस्टर करते हो आपको सिंपल एक ईमेल ही आता है फॉर वेरिफिकेशन। तो फॉर दैट पार्ट हम टेम्प मेल्स यूज करते हैं जनरली, तो इसका सर ताकि हम हम स्पैम, टेम्परेरी यूज कर सकते हैं अपना वो उसमें। हाँ, ताकि हम स्पैम मेल से बच सके। अच्छा yes, हर जगह अपना ईमेल एड्रेस देने की जगह ये यूज कर सकते हो आप। ये वेबसाइट है, ये तो koyo.com है। इन केस ऑफ क्वालिस आपको यूजर नेम पासवर्ड को खुद ही मेल करते हैं कुछ टाइम के बाद, राइट।
और उस ईमेल में ही आपको लिंक मिलता है कि आपको किस वेबसाइट पर जाके लॉग इन करना है। वेबसाइट इनकी खुद की होंगी, बट इनके प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल है। दिख रहे हैं यहाँ पे यूएस प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, 3, 4 मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके। तो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको लॉग इन करना है वो भी मेल के थ्रू ही पता चलेगा, और यूजर नेम पासवर्ड भी मेल में ही आएगा, राइट। तो क्वालिस थोड़ा टाइम लेता है मेल भेजने में। तब तक के लिए पैच टेस्ट ट्राई कर लेते हैं। तो स्टार्ट अ 2 वीक फ्री ट्रायल। एसएस का डाउनलोड अभी चल ही रहा है। मेल एड्रेस, नेम ABC, एंड DEF। पासवर्ड ने सिंपल मेल को ही कॉपी किए थी, पेस्ट कर दिया डायरेक्ट, राइट। फोन नंबर में कुछ भी दे सकते हो आप। तो मेरा फोन नंबर हो गया एंड फिनिश। गो टू लॉग इन। इसके लिए भी एक्टिवेशन का लिंक आएगा आपके पास। आपका आपका अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है। तो या बिफोर यूजिंग दिस स्कैनर्स, हम पहले करेंगे Nmap को। हम नेक्सस इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार, मुझे भी कंफिग्रेशन में टाइम लेगा थोड़ा सा। थर्टी टू बिट के लिए। 64 बिट का वर्जन चाहिए हमें। 78.4 MB। सर इसमें तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 32 बिट्स के लिए भी, 30 वो 64 बिट के। हाँ, कोई भी दे सकते हो, डिपेंड्स कि आपका वो आर्किटेक्चर क्या हमारे है। डिपेंड करता है जो हमारे मशीन उस का पे सिस्टम। आर्किटेक्चर होगा उसके बिहाफ पे ही एप्लीकेशन चलती है। यस सर। मैंने स्टार्टिंग में 32 बिट के लिए लिया था, उसने एरर दे दिया कि 64 बिट वर्जन डाउनलोड करो। जी सर। इनबॉक्स एमपी क्यों दिखा रहा है? तो नेक्सस हमारा अभी डाउनलोड हो रहा है। क्रैश टेस्ट के लिए हम रजिस्टर कर चुके हैं और क्वालिस की मेल का वेट है। ऑलराइट, जब तक ये चीजें हो रही हैं, लेट्स गो फॉर Nmap की स्क्रिप्ट्स। तो आपको याद हो तो हमारे पास एक ऑप्शन था हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट का Nmap के अंदर। Nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हम हमारी कस्टम स्क्रिप्ट या फिर जो पहले से स्क्रिप्ट Nmap के अंदर है उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग देयर नेम और द कैटेगरी नेम। अगर आपको मल्टीपल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है जिस स्क्रिप्ट किसी कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिक, तो आप पूरी पूरी कैटेगरी का नाम दे दो यहाँ पे, लाइक डिफॉल्ट, डॉस, डिस्कवर, ब्रूट फोर्स,
जो भी का कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी का नाम हो वो. For finding vulnerabilities, we have category called VULN, vuln, and the website name. So for right now, हम करेंगे try test php dot vulnerweb. This is my website test php dot vulnerweb dot com. Test php vulnerweb dot com, and let's wait for the output. On the other hand, एसएस की डाउनलोडिंग चल रही है अभी. क्रैश टेस्ट, और मुझे यहाँ पे अभी तक क्वालिस की मेल रिसीव नहीं हुई है. तो फॉर टेस्टिंग योर ओन वेबसाइट, क्रैश टेस्ट काफी अच्छा स्कैनर है. Okay, but you can use Nessus for the same thing, or you can use Qualys for the same thing. But क्रैश टेस्ट का कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है. नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर वेबसाइट आपकी खुद की है तभी आप उसके ऊपर पूरा पूरा कंप्लीट स्कैन चला पाओगे क्रैश टेस्ट. इफ यू आर स्कैनिंग समवन एल्स की किसी और की वेबसाइट को स्कैन कर रहे हो आप, तो आपको कंप्लीट स्कैन करने का ऑप्शन नहीं मिलता उसमें. आप सिर्फ कुछ ही बेसिक चीजें स्कैन कर पाओगे. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्कैन. So I'm testing for web applications. I'm scanning multiple pages application. Title as your wish, आप कुछ भी डाल सकते हो. अभी के लिए मैं डाला हूँ टेस्ट PHP. राइट. डिस्क्रिप्शन जो आपकी इच्छा आप डाल सकते हो. प्रोटोकॉल, आपकी वेबसाइट HTTP यूज कर रही है या फिर HTTPS यूज कर रही है. ये प्रोटोकॉल्स होंगे दोनों, इनमें से कोई एक चूज करना है आपको. एंड द URL, उसका URL क्या है वेबसाइट का, या IP एड्रेस क्या है मशीन का. तो फॉर नाउ वी हैव test php dot vulnerweb dot com. दिस इज माय vulnerable वेबसाइट जिसको मुझे टेस्ट करना है. क्लिक नेक्स्ट. ओके, test php dot vulnerweb dot com. तो अगर आप डोमेन के ओनर हो तो आपको आपकी ओनरशिप प्रूव करनी पड़ती है. इसमें आपको एक सिंपल टेक्स्ट फाइल देता है, वो आपको अपलोड करनी होती है अपने सर्वर के ऊपर. बट अगर वो डोमेन आपका नहीं है तो आप सिंपल कुछ स्कैन चला पाओगे. एक सिंपल पोर्ट स्कैन, SSL और TLS के वर्जन स्कैन्स, और सिंपल बेसिक इनोमिनेशन पार्ट. राइट. तो जस्ट बिकॉज टेस्ट PHP मेरी खुद की वेबसाइट नहीं है तो अभी के लिए हम सिर्फ यही कर पाएंगे, एक क्विक स्कैन का पार्ट. बट इफ यू ओन द डोमेन, यू कैन परफॉर्म अ कंप्लीट स्कैन एंड स्टार्टिंग द स्कैन. नेसेस में डाउनलोड हो गया है. लेट्स इंस्टॉल दिस. नेक्स्ट एंड इंस्टॉल.
नेसेस आपका लोकल होस्ट पे चलता है, मतलब ये काम ब्राउजर पे करेगा पूरा पूरा, बट आपकी मशीन के रिसोर्सेज यूज करेगा जनरली, राइट। तो कनेक्ट बाय एसएसएल एडवांस कंटिन्यू टू लोकल होस्ट अनसे। ये इनिशियलाइजेशन में कुछ थोड़ा टाइम लेता है, कुछ प्लगइन्स को डाउनलोड करेगा फिर उसको इंस्टॉल करेगा, तो थोड़ा टाइम लेगा ये, 1 या 2 मिनट जितना भी ले। तो तक के लिए क्रैश टेस्ट मेरा चल रहा है अभी, 29 रिक्वेस्ट वो भेज चुका है एंड अभी तक कुछ मिला नहीं है उसको बाय द वे। और मेरा nmap भी अभी चल ही रहा है और दी वल्नर स्क्रिप्ट्स, एंड these आर द scripts inside my वल्नर कैटेगरी। ये इन सभी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा ऑन द विक्टिम साइड। ये कुछ सीवीज भी हैं, मतलब इन सीवीज के लिए स्कैन करेगा आपकी वेबसाइट आपके सर्वर को, राइट। इफ यू वांट टू यूज a specific script, आपको सिर्फ उसका नाम देना है विद द हेल्प ऑफ -, स्क्रिप्ट ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे पूरी पूरी कैटेगरी का नाम दिया है, तो कैटेगरी के अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट्स आती हैं आपकी, इस सभी को एग्जीक्यूट करेगा उस केस में। तो ये मुझसे पूछ रहा है आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, इसके पास किस टाइप का लाइसेंस है नेसस का। तो मेरे पास एसेंशियल का लाइसेंस है, तो जब मैंने लॉगिन किया था मुझे एसेंशियल का लाइसेंस मिला था, राइट। तो आई एम गोइंग विद द एसेंशियल पार्ट, कंटिन्यू, फर्स्ट नेम एज योर विसा कुछ भी डालो, मैं यहाँ पे एबीसी डालूंगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, ऐसा कोई रोल नहीं है, आप अलग अलग भी डाल सकते हो। ईमेल एड्रेस मेरा ये था, एंड इफ यू हैव अ एक्टिवेशन कोड you can skip this part and enter your activation code. But if you don't remember the activation code, then you can write the email IDs at all different things. क्या हुआ, एक्टिवेशन कोड यही तो था। मुझे बता रहा है email activation code। Okay, let's try with the email address. ये कह रहा है emailing, I think एक email आएगी, email was sent successfully. Let's see हमें कोई email मिली है कि नहीं मिली। वालिस की मेल भी आ चुकी है और नेसेस की तरफ से भी एक्टिवेशन कोड आ चुका है मेरा। तो क्रैश टेस्ट का मेल भी आ गया है, स्कैन कंप्लीट हुआ मेरा। तो पहले करते हैं नेसेस को कंप्लीट। I got another activation link, copy and paste. Now आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा फॉर योर लॉगिन पार्ट। आप जब भी लॉगिन करोगे एक्सेस के अंदर इसी यूजर नेम पासवर्ड से ही करना पड़ेगा। मैं ABC और DEF डाल रहा हूँ सिंपल, मैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब ये कुछ प्लगइन्स डाउनलोड करेगा, उन्हें फिर से कॉन्फ़िगर करेगा, तो यहाँ पे जब 2 या 4 या 5 मिनट ले लेगा वो, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। और इंटरनेट कितना फास्ट है आपको उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, तो ये भी चल रहा है, इसको चलने देते हैं, इसको हम तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। Other than Nessus, we got a mail from Qualys। अंदर हमारे क्रेडेंशियल्स होंगे। I have the OTP key, OTP code, your username, तो मैंने कर लिया कॉपी। लिंक टू योर पासवर्ड, ये खोल लेते हैं लिंक को एक बार। वैलिडेट OTP, OTP 2245 और 608029 8029। मैं लिंक के अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा एंड दिस इज योर पासवर्ड, राइट। सो
have the password and this is my username. On the first login आपको यूजरनेम पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा ये, तो पासवर्ड let me bookmark this one. कैनवेब का ये आउटपुट आ चुका है, इसको भी देखते हैं हम 1 मिनट में। वालिस का पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं पहले एक बार। We will continue with the nmap first. टाइम लेगा, चलो क्रैश टेस्ट को देख लेते हैं तब तक के लिए। क्रैश टेस्ट का मेरा स्कैन कंप्लीट हुआ। ये कह रहा है इसको एक चीज मिली है, ये भी CVSS वर्जन 3 पे काम करता है। द फर्स्ट वन इज नन, जो भी इंफॉर्मेशन होता है हमारा। सेकंड वन इज लो, मीडियम, हाई और क्रिटिकल, राइट। इसने 1 2 5 6 रिक्वेस्ट भेजी, तो इसको एक चीज मिली बस, जो कि इंफॉर्मेशनल थी कि पोर्ट नंबर 80 ओपन है और एनजिंग सर्वर चल रहा है बस। इफ यू ओन द डोमेन, आप क्रैश टेस्ट का प्रॉपर कंफर्म और जो इंडेक्स स्कैन है वो चला पाओगे। बट अगर किसी और का डोमेन सर्च कर रहे हो आप, तो कुछ बेसिक कॉमन स्कैन ही चला सकते हो आप उसके ऊपर। ओके, देन नेक्सस डाउनलोड फेल्ड। इसको भी देखते हैं। ओके, तो भी कुछ नहीं चल रहा नेट के कारण, क्योंकि नेट स्लो है मेरी साइड शायद। बट वी गॉट द रिजल्ट फॉर द nmap scripts फॉर द वर्ल्ड कैटेगरी। एज यू कैन सी, ये बता रहा है पोर्ट नंबर 80 वल्नरेबल है, और किस चीज के लिए वल्नरेबल? क्रॉस डोमेन एंड फ्लो एंड क्लाइंट साइड पॉलिसीज स्टेट वल्नरेबल। इससे कुछ डिस्क्रिप्शन पार्ट है, राइट। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। स्क्रीन तो विजिबल है, लेकिन नेट नहीं चल रहा इसमें। या तो मुझे पोर्ट नंबर 80 के जो स्क्रिप्ट इसने एग्जीक्यूट की, तो मुझे बताया कि ये पोर्ट वल्नरेबल है, जिसका डिस्क्रिप्शन है ये किस चीज के लिए वल्नरेबल है एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स, राइट। स्क्रीन विजिबल नहीं है। इनविजिबल नहीं है? नहीं सर। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया है, लेकिन किसी को विजिबल नहीं है। ऑलराइट, सर तो
nmap से कुछ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई और पोर्ट नंबर 80 और ये उसका आउटपुट है मेरा। इसने बताया कि ये पोर्ट वल्नरेबल है और ये वल्नरेबिलिटी किस चीज़ की है उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, राइट। इफ यू स्क्रॉल डाउन तो बाकी चीज़ें मिलती हैं, HTTP CSRF। CSRF एक वल्नरेबिलिटी है जो तुम्हें वेबसाइट के लिए मिलती है, ये हम आगे देख लेंगे अच्छी तरह इन डेप्थ कि CSRF कैसे काम करता है और उससे क्या होता है। जब हम वेब का पार्ट पढ़ेंगे प्रॉपर तब देखेंगे ये चीज़ें, राइट। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक एक वेबसाइट के लिए, राइट। बट ऐसा नहीं है कि एनएमएफ की स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स पे ही काम करती है। जो इसकी वर्ल्ड की स्क्रिप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स के लिए नहीं है, आप मशीन पे भी ट्राई कर सकते हो इन्हें। लाइक डस्टबेल टेबल पे ट्राई कर लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें बता रहा है। इसका आउटपुट हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने -A और स्मॉलेस्ट कैपिटल C चलाया था। स्क्रिप्ट का आउटपुट हमने पहले भी देखा था, उस टाइम हमने वर्ल्ड कैटेगरी यूज नहीं की थी। लेट्स ट्राई ऑन द मेटास्प्लोइट वर्जन 2। पहले करते हैं इसकी आईपी फाइंड। इसकी आईपी क्या है विद हेल्प ऑफ आर्प स्कैन। I got the IP 128. So now let's nmap hyphen script and the vuln scripts with the IP address. This will take some time, not as long as इसने इसमें लिया था, इससे कम टाइम लेगा बिकॉज अभी हमारी मशीन लोकल होस्ट पे है, राइट। इसमें टाइम लगेगा लेकिन कम लगेगा। ठीक, तो चलने देते हैं तब तक के लिए क्रैश टेस्ट या फिर वालिस को देख लेते हैं। Yeah. So this is my Qualys, my first login. Let me agree. Zip code 11111111, address blah blah blah, and accept. कैसा होगा zip code में अब एरर देते तो मुझे ये ऐसा नहीं किया। तो क्वालिस काफी अच्छा टूल है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चीज के लिए आपको स्कैनिंग मिलती है फॉर वेब एप्लीकेशंस। You scan for multiple things. Enter the current password. This is my current password. New password. Save. Right. I have to log in again. You see on the left hand side आपको VMRD लिखा दिख रहा होगा। आप अगर इस पर क्लिक करते हो मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं कि आप किस चीज़ के लिए स्कैनिंग करनी है। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर IT ऑपरेशंस, फॉर कंप्लायंस पार्ट, फॉर एप्लीकेशंस और फॉर द सेंसर मैनेजमेंट और द यूटिलिटी एज वेल। तो इफ यू हैव अ ट्रायल वर्जन तो आप कुछ ही चीज़ों के लिए स्कैन कर पाओगे इसमें ट्रायल लिखा है। लेट्स ट्राई फॉर वेब वेबसाइट्स। लेट्स स्कैन अ वेब एप्लीकेशन। ओके
सर की वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, क्या बात है? हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। सर। हेलो वरुण। Yes, sir. आवाज आवाज नहीं आ रही सर, क्या आ रही है आवाज? नहीं सर, आवाज आ रही है। सर की आवाज नहीं आ रही थी भाई। क्या आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा तो सर की सर, आवाज आ रही है म्यूट हो आपको? गए हैं। नहीं, मेरे को तो नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है सर। हाँ सर, अगर अभी आ आवाज रही ना है। आए तो चैट पे मैसेज डाल दिया करो। अच्छा ओके। सर। अरे नहीं सर, उसका सर फोन आएगा मैसेज नहीं नवीन का। करा। वो नवीन कह रहा है कि सर उसका लैपटॉप बंद पड़ गया, उसके यहाँ लाइट नहीं है, तो कह रहा है कल कर ले। मैंने वही अभी थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या देख ले यार। आउटपुट आउटपुट्स रह गए हैं। हम्म। मैसेज हमारा अभी एग्जीक्यूट नहीं है तो वो कल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये कर लेते हैं ओके। क्वालिटी टेस्ट ओके। लास्ट। आज के लिए इसको लास्ट करते हैं। ओके। ओके। तो ऑन द क्रोलिंग पार्ट आप robots.txt से सब पेजेस या फिर सब डोमेन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको क्रोलिंग पार्ट या फिर स्कैनिंग के लिए इंक्लूड कर सकते हो। फिर sitemap.html फाइल के अंदर भी आपके सब पेजेस या फिर सब डोमेन्स होते हैं, आप वहाँ से चीजें इंक्लूड कर सकते हो स्कैनिंग पार्ट में। फिर आप खुद के हेडर्स इंक्लूड कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द स्कैनिंग पार्ट। स्कैनिंग के कुछ ऑप्शन है इसके अंदर। देन यू हैव सम Selenium स्क्रिप्ट्स, कुछ क्रिएटर स्क्रिप्ट्स होती हैं। Selenium एक सॉफ्टवेयर आता है, स्क्रिप्ट्स है के लिए इंस्टॉल। क्रिएटर्स जैसे nmap की है हमारे पास, वैसे इसकी स्क्रिप्ट्स आती हैं। यू वांट टू यूज दो स्क्रिप्ट्स, वो सिंपल आपके स्क्रिप्ट इंक्लूड करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है वो, राइट? फॉर द क्रॉलिंग ऑप्शन। एंड देन आफ्टर दिस वी हैव रिडंडेंट लिंक्स। कोई अगर कोई लिंक मल्टीपल पेजेस में मल्टीपल बार आ रहा है, फिर मल्टीपल डोमेन्स हैं आपके। सिंपल अगर समझाऊं तो support.abc.com हो गया, उस जो कंटेंट support.abc.com पे है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट किसी और पेज के ऊपर भी है, लेकिन दोनों के लिंक्स अलग हैं या फिर दोनों की फंक्शनैलिटी अलग है, राइट? तो उस केस में आप रिडंडेंट लिंक स्पेसिफाई करते हो कि इन दोनों लिंक्स का जो मेरा फंक्शनैलिटी या फिर जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, इन दोनों में से किसी एक को स्क्रॉल कर लो या फिर स्कैन कर लो, राइट? इट्स ऑल अबाउट द रिडंडेंट पेज, वहाँ पे लिंक देने होते हैं। देन वी हैव ऑथेंटिकेशन पार्ट। सपोज कहते हो कहीं पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करना है उसको। इफ यू वांट यू कैन इंक्लूड द ऑथेंटिकेशन पार्ट, नेम फॉर्म एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स। यूजर नेम पासवर्ड आप खुद से एंटर करना चाहो कि टेस्टिंग पार्ट के लिए आप ये यूजर नेम पासवर्ड ट्राई करो, देन यू कैन ऐड यूजर नेम पासवर्ड्स एंड चूज द ऑप्शन हियर, राइट? आफ्टर दिस वी हैव एक्सक्लूजन्स। ये कोई चीज आपको एक्सक्लूड करवानी है स्कैन के लिए कि इस पेज को या फिर इस डोमेन को स्कैन मत करना, वो चीजें आती है एक्सक्लूजन के अंदर। देन वी हैव सम एडवांस ऑप्शन। सपोज यू हैव अ कस्टम डीएनएस, आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली अभी अपने पब्लिकली होस्टेड नहीं है, राइट? जो डेवलपिंग स्टेज में ही है, आपको स्कैन करवानी है, तो उस केस में आप कस्टम डीएनएस दे सकते हो। ठीक है, मेरी वेबसाइट ग्लोबली होस्टेड नहीं है बट अभी लोकल सर्वर पे है, तो आप इस एड्रेस पे जाओ, वहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, राइट? तो कस्टम डीएनएस दे सकते हो उस केस में। पे करता क्या है, सिंपल डीएनएस को ओवरराइड कर देगा, आपकी रिक्वेस्ट को
डिफॉल्ट डीएनएस पे भेजने की जगह एक कस्टम डीएनएस पे भेज देगा कि ठीक है इस सर्वर का एड्रेस मुझे वहाँ मिलेगा। तो आप कस्टम डीएनएस यूज कर सकते हो। फिर देन आप मैनुअल मॉनिटरिंग करवा सकते हो कि जो वेबसाइट है, जो सर्वर है आपका, उसके ऊपर कोई मेलवेयर अभी एक्टिव है या नहीं है, कोई बोट एक्टिव है या नहीं है। यू कैन enable that part you want. There will be multiple options on recurrence, launch time and all different things, right? And the comment part, जो कमेंट आपको डालना हो स्कैनिंग के लिए, जस्ट रिव्यू द ऑप्शंस जो आपने चूज किए हैं, फिर जो फील्ड्स आपने एंटर किए हैं इसके अंदर, एंड फिनिश, और यू कैन चूज फिनिश एंड स्टार्ट ऑप्शन, राइट? तो ये मेरे स्कैनिंग का नाम है अभी के लिए। टारगेट को चूज करना पड़ेगा एसपी जो मैंने अभी क्रिएट किया था। नेक्स्ट, प्रोफाइल, इनिशियल वैश ऑप्शंस, जो डिफॉल्ट में भी आपको वैश ऑप्शंस नहीं मिल रहा है यहाँ पे डिफॉल्ट में भी। ऑथेंटिकेशन मैंने कोई ऑथेंटिकेशन के लिए दिया नहीं, कोई यूजर नेम पासवर्ड मैंने एंटर नहीं किया था, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। स्कैनर एक्सटर्नल यूज कर रहा हूँ मैं, स्कैनर मेरी साइट पे नहीं है, आप सर्वर से कॉन्टेक्ट करो फॉर द स्कैनर पार्ट। क्लिक नेक्स्ट एंड रिव्यू द स्कैनिंग पार्ट एंड फिनिश, दैट्स ऑल। ये आपको थोड़ा टाइम लेगा, 15 या 20 मिनट लेगा आराम से। तो जब तक ये चल रहा है तब तक इसको देख लेते हैं हम। ये मेरी वर्जन स्क्रिप्ट चली हैं ऑन माय एक्सप्लॉइटेबल वर्जन 2, मेरा विक्टिम था अभी के लिए, राइट? तो मुझे बताया पोर्ट नंबर 21 मेरा वल्नरेबल है, उसके लिए ये सर्विस, ये वर्जन या फिर ये एक्सप्लॉइट अवेलेबल है मेरे पास, राइट? उसने मुझे का नंबर भी दिया है, सीवी नंबर दिया है मुझे प्रॉपर बकायदा, डिस्क्लोजर डेट, एक्सप्लॉइट रिजल्ट, शेल कमांड एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स, रेफरेंसेस दिए हैं प्रॉपर बकायदा, राइट? तो पोर्ट नंबर 22 है, उसके पास हो सकता है कोई स्क्रिप्ट ना हो, जो कोई वल्नरेबिलिटी मिली ना हो स्क्रिप्ट के लिए, उसने कोई आउटपुट नहीं दिया हमें। सेम फॉर द पोर्ट नंबर 23 और पोर्ट नंबर 25 इसने हमें आउटपुट दिया है, मुझे बताया कि ये वल्नरेबल है, एनोनिमस टैफी एलिमेंट की एक्टिव MITM वल्नरेबिलिटी, स्टेट वल्नरेबल और इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट है, राइट? ये भी चीज़ें बाकी एक्सप्लॉइट्स के लिए भी हैं या फिर बाकी पोर्ट्स के लिए भी हैं। पोर्ट नंबर 80 ये मल्टीपल चीज़ें हैं उसके लिए। की जनरेशन पार्ट में इसको ये कुछ डायरेक्टरीज मिली हैं। HTTP स्लो लोड चेक एंड वल्नरेबल। स्लो लोड इज काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसमें आप पैकेट्स को बहुत स्लो भेजते हो, राइट? जो पैकेट्स के पीछे जो डिले होता है काफ़ी स्लो होता है, ताकि हम जो सोर्सेज हैं सर्वर साइड में कंज्यूम रख सकें काफ़ी देर तक। okay? It's a type of DOS attack. Then port number 80 vulnerable to SQL injection as well. इसने कुछ क्वेरीज दी है, तो क्वेरीज मटरडे के ऊपर ही है। मैंने आपको बताया था कि मटरडे आपका स्पेसिफिकली टेस्टिंग के लिए ही है, तो वो वैसी बात है, वल्नरेबल होना ही था वो तो, राइट? तो आफ्टर दिस पोर्ट नंबर 80 टैक्सी और कौन सा पोर्ट बताया इसने, पोर्ट 111 और 139 के लिए कुछ नहीं बताया। देन 1099 इट्स वल्नरेबल और ये उसकी वल्नरेबिलिटी का डिस्क्रिप्शन है, राइट? ये उसकी रेफरेंस है प्रॉपर। सेम फॉर द पोर्ट नंबर 5432 PostgreSQL स्टेट वल्नरेबल, रिस्क फैक्टर बताया है हाई है, राइट? MITM अटैक है, वल्नरेबल टू MITM अटैक और CCS इंजेक्शन, और प्रॉपर रेफरेंस दे रहा है वो आपको। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दीज अटैक्स ऑन द मशीन यू कैन फॉलो द रेफरेंस पार्ट, ऐसे रेफरेंस दे सकते हो और इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी साइट पे। क्लियर है?